আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के निर्माण को लेकर भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन को पत्र लिखकर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। येलुंग ज़ेंगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की चीन की घोषणा पर भारत ने गंभीर आपत्ति जताई है। भारत ने चीन के प्रस्तावित बांध के निर्माण पर चिंता जताई है और यह कहा है कि उचित परामर्श और पारदर्शिता के बिना बांध का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे नदी जल प्रवाह प्रभावित हो सकता है। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के उपयोग से संबंधित अधिकारों को लेकर सतर्क रहेगा और चीन से पारदर्शिता की उम्मीद रखता है। भारत ने यह भी कहा है कि चीन को निचले प्रभाव वाले देशों से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक तरफा कार्रवाई के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। We have seen the information released by Xinhua on 25th December 2024 regarding a hydropower project on the Yarlung-Tsangpo River in the Tibet Autonomous Region of China. As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. उत्तर प्रदेश से महज 22 किलोमीटर दूर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का घोषणा किया है। यह बांध 1 ट्रिलियन युआन या 137 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र के पानी को नियंत्रित करने के चीन के निरंतर प्रयास पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में रहने वाले लाखों लोगों के लिए चिंता का कारण बन चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यह विशाल जल विद्युत बांध न केवल पर्यावरण चिंताओं को बढ़ाएगी बल्कि गंभीर रणनीतिक जोखिमों को भी पैदा करेगी। प्रस्तावित बांध का स्थान हिमालय के एक विशाल घाटी में स्थित है, जहां ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होकर अंततः बांग्लादेश में जाती है। भारत ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि प्रस्तावित बांध का स्थान टेक्टोनिक प्लेट बॉर्डर एरिया पर स्थित है, जो अर्थक्वेक प्रोन क्षेत्र है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी चिंता व्यक्त की है कि प्रस्तावित बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मजदूरों की दैनिक कमाई के मामले में त्रिपुरा देश के अन्य राज्यों से पीछे है। आरबीआई ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा कि 2024 में राज्य में गैर कृषि क्षेत्र में एक पुरुष श्रमिक की औसतन दैनिक कमाई उत्तर पूर्व के कई क्षेत्रों की तुलना में कम है। त्रिपुरा में शारीरिक श्रम की दैनिक मजदूरी देश में सबसे कम है। आय के मामले में त्रिपुरा देश के अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी श्रमिकों को तुलनात्मक रूप से अधिक वेतन मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट ने इस तथ्य को उजागर किया है कि राज्य के कामकाजी लोग आय के मामले में पिछड़ रहे हैं। 2024 में गैर कृषि क्षेत्र में एक पुरुष मजदूर की औसत दैनिक कमाई 311 रुपये 11 पैसे थी, जो देश में सबसे अधिक आय वाले राज्य से 428 रुपये कम है। दूसरी ओर निर्माण क्षेत्र में एक पुरुष श्रमिक की दैनिक औसत कमाई 322 रुपये 20 पैसे है। वेतन के मामले में देश में शीर्ष पर रहने वाले केरल में एक निर्माण श्रमिक की दैनिक कमाई 893 रुपये का उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में भारत सरकार के श्रम ब्यूरो, लेबर जनरल जैसे सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वार्षिक औसत वेतन की गणना मासिक औसत वेतन का विश्लेषण करके की गई है। आरबीआई द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में निर्माण उद्योग में पुरुष श्रमिकों का औसत वेतन केरल में 893 रुपये 60 पैसे, जम्मू और कश्मीर में 552 रुपये 90 पैसे, हिमाचल प्रदेश में 526 रुपये 60 पैसे, आंध्र प्रदेश में 524 रुपये 50 पैसे थे। असम में 398 रुपये 40 पैसे, मेघालय में 388 रुपये 20 पैसे, मणिपुर और नागालैंड में 350 रुपये 322 रुपये 20 पैसे थे। 2023 में भी निर्माण श्रमिकों की औसत मजदूरी के मामले में त्रिपुरा उत्तर पूर्वी राज्यों से पीछे ही रहा है। उस साल भी त्रिपुरा में न्यूनतम मजदूरी 286 रुपये 10 पैसे थी, जबकि मेघालय में 372 रुपये 20 पैसे, मणिपुर में 350 रुपये, असम में 368 रुपये 90 पैसे थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अगरतला शाबरूम रूट पर दोपहर की ट्रेन 13 तारीख तक रद्द कर रही है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ऑफिशियल्स ने कहा है कि अगरतला स्टेशन से दोपहर 1:40 बजे की ट्रेन रद्द कर दी गई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज ने कहा है कि यह फैसला आपातकालीन मरम्मत के लिए किया गया है। प्रदेश में जहां शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लाख से अधिक है, वहीं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर पुनः रोजगार का सवाल हमेशा उठता रहता है और इस क्षेत्र में भी जाने माने मंत्री रतनलाल नाथ ने एक मिसाल कायम किया है। जहां राज्य में लाखों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार है, इतना ही नहीं बेरोजगारों की उम्र दिन ब दिन बीतती ही जा रही है। विभिन्न विभागों में पुनर्नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की भूमिका पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और इस मामले में भी राज्य के चर्चित मंत्री रतनलाल नाथ के कृषि विभाग का नाम लिस्ट में सबसे टॉप पर है। कई लोगों की मांग है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर कृषि एवं पुनर्रोजगार विभाग कर दिया जाना चाहिए। संबंधित सूचना विशेषज्ञों के अनुसार जिस हद तक पुनर्नियोजन किया गया है, उसे देखते हुए ये मांग सामान्य ही प्रतीत होती है। हालांकि जो लोग सोचते हैं कि पुनर्नियुक्ति के माध्यम से मंत्री रतनलाल नाथ के लिए अपना उल्लू सीधा करना संभव है, उन्हें बार बार फिर से नियुक्त किया जा रहा है और शिकायत इसी को लेकर है। पुनः रोजगार के लिए मुख्य पता कृषि विभाग का नागेचेरा उद्यान अनुसंधान केंद्र है। उद्यान विकसित होने के बजाय ये स्थान पूर्व की सभा का पता बन गया है। विभाग के अधिकारी राजीव घोष 1 साल पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए फिर से नियुक्त किया गया और वे त्रिपुरा कृषि स्नातक संघ पर कब्जा करने के लिए बेताब रहे, जिससे पूरे विभाग में गुस्सा भर गया था। और इस मामले में कृषि मंत्री रतनलाल नाथ खुद शिष्टाचारी बने हुए फिरते हैं। राजीव घोष, सुजीत दास, ये लोग 3 साल तक सत्ता में रहने के बाद कृषि मंत्री रतनलाल नाथ के लिए काम करते आए हैं। इस अवसर पर पुनः नियुक्ति इन्हें ही दी जा रही थी। विभाग के समर्पित कार्यकर्ता पुनः नियोजित लोगों के लिए कलकत्ता में फ्लैट, अगरतला में करोड़ों के मकान, करोड़ों रुपए खर्च कर बच्चों की उच्च शिक्षा आदि मुद्दों पर सतर्कता जांच की मांग कर रहे हैं। मंत्री रतनलाल नाथ के कृषि विभाग को पुनर्नियुक्ति के मापदंडों की परवाह नहीं है। पुनर्नियुक्ति के मामले में व्यक्ति को उसी पद पर फिर से नियुक्त करना जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वह सहायक निदेशक या उपनिदेशक के पद पर प्रमोशन पाकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके पिछले पद के अनुसार ही पेंशन या कुछ और मिलता है। मामले को लेकर विभाग के अन्य कार्मिक अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपनिदेशक जो पहले सहायक निदेशक था, उसे प्रमोशन मिलता है, तो उसे सहायक निदेशक स्तर की पेंशन सहित अन्य सभी चीजें मिलेंगी, जो भी एक संदिग्ध मामला है। समग्र स्थिति में कृषि विभाग स्वयं मंत्री रतनलाल नाथ के इशारे पर भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। संबंधित मुखबिर हलकों ने यह आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने लुइस ब्रेल की 127th एनिवर्सरी के अवसर पर आयोजित समारोह में कहा कि डिसेबल्ड के लिए विशेष प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जैसे कि अंधों के लिए टेलीफोन रिसेप्शन या रेलवे इंक्वायरी जैसे पोस्ट स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। राज्यपाल ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को शिक्षित बनाने के लिए कई परियोजनाएं लागू की है। यह कार्यक्रम अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित किया गया था। DM and director told there should be some course which we can identify only for blind people. Just like on telephone, receptionist course or enquiry in railway stations or this thing, they will announce so and so train is coming, so and so this thing. Like that we can. त्रिपुरा टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड या TRBT ने वॉल्यूम बदलने के बाद आखिरकार टेट पेपर 1 परीक्षा की तारीख बदल दी है। TRBT ने नोटिफिकेशन में बताया था कि टेट पेपर 1 परीक्षा 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, लेकिन क्योंकि 20 अप्रैल को गोरिया पूजा के अवसर पर छुट्टी है, इसीलिए परीक्षा की इस तारीख को लेकर कई तरफ से सवाल उठने लगे थे। आखिरकार TRBT ने शनिवार को एक नोटिफिकेशन में कहा कि 20 अप्रैल को होने वाली टेट पेपर 1 एग्जाम 4 मई को आयोजित कराई जाएगी।
आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জেরি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। उदयपुर सब डिवीजन के गंगाछौड़ा से जामजुरी बाजार जाने वाले मार्ग पर शनिवार को एक माल वाहन ने अनकंट्रोल्ड होकर पलटने से 22 श्रमिक घायल हो गए। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িতে আপনারা গাড়িতে কতজন ছিলেন? গাড়ি আমি তো প্রায় গণছি না, আপনি 20-25 তারা কি বেশি ব্যথা পাইছে? তারা তো বেশি ব্যথা হয়েছে। তারা এখন কই? আছে। এখন কই তারা? তারা এখন কই আছে? ওই ওখানে আপনার হসপিটালে গেছে। কে নিছে? ওই তো शकरकोट चाय बागान क्षेत्र में शकरकोट रेलवे स्टेशन से सटे IOCL के फ्यूल स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए चौड़ी रोड निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए क्षेत्र में बनी अवैध दुकानों के मालिकों को 60 दिनों के भीतर परिसर खाली करने के लिए 20 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी सरकारी परिसर को खाली नहीं किए जाने पर सदर सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने डुकली रेवेन्यू सर्कल के DCM और विक्रमनगर के तहसीलदार के सहयोग से अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया। दुकान हटाए जाने से गरीब व प्रभावित दुकानदारों ने सदर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से मुआवजे की गुहार लगाई। আমরা দোকান ফাঁক বা সিন্ডিকেট করার জন্য সরকার থেকে আমাদের একটা নোটিশ জারি করে যাতে আমরা 27 তারিখের ভিতরে এতে উচ্ছেদ, কিন্তু আমরা এটা করি না। তখন আমরা যে এই যে ক্ষতিপূরণ হইব এই পয়সা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমরা তুলতে পারি না। তখন আমরা আজ ডিএম অফিসে গিয়েছি করে বলেছেন যে ইয়া করতে হবে, তুলে দিতে হবে, 2 মাসের ভিতরে আমাদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। फूड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कंज्यूमर राइट की रक्षा, सड़क सुरक्षा और नशीली दवाओं की लत के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए मेगा प्रोग्राम शुरू किया है। खाद्य एवं परिवहन विभाग ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में सड़क सुरक्षा और नशा निरोध पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए कॉलेज स्तर पर एक मेगा कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो शुरू किया है। इस संबंध में सिपाहीजला के गोमती और दक्षिण जिले के कॉलेजेस के छात्र छात्राओं के बीच 11 जनवरी को क्विज कंपटीशन होगी। धौलाई, उनकोटी और उत्तरी जिलों के कॉलेजेस में भी क्विज कंपटीशन 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। पश्चिम त्रिपुरा और खुवाई जिलों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 27 जनवरी को आयोजित की जाएगी। मंत्री सुशांत चौधरी ने शनिवार को प्रेस वार्ता में ये सारी बातें कही। 11 तारीख सिपाहीजला জেলা, গোমতী জেলা এবং দক্ষিণ জেলা মিলিয়ে। নেক্সট ডেট আমরা করব 18 তারিখ কুমারঘাটে, ধলাই ডিস্ট্রিক্ট, ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট এবং নর্থ ডিস্ট্রিক্ট মিলিয়ে। সেখানকার যে কলেজগুলো আছে সমস্ত কলেজ কুমারঘাটে 18 তারিখ সেই কম্পিটিশন হবে এবং 27 তারিখ জানুয়ারি মাসে আগরতলাতে পশ্চিম জেলা এবং খোয়াই জেলা এই দুটো জেলা মিলিয়ে যে কলেজগুলো রয়েছে তাদেরকে নিয়ে কুইজ কম্পিটিশন হবে।
कार्यक्रम के अंतिम चरण में 8 फरवरी को अगरतला में मेगा क्विज कंपटीशन होगी और इसके साथ ही एक रैली भी आयोजित की जाएगी, ऐसा मंत्री सुशांत चौधरी ने बताया। 11 तारीख गुमतीते মানে উদয়পুরে সাউথ জেলা গুমতি জেলা সিপাহী জেলা মিলিয়ে 18 তারিখ হচ্ছে কুমারঘাটে আমাদের ধলাই জেলা ঊনকোটি জেলা উত্তর জেলা মিলিয়ে সেখানকার সব কলেজগুলোকে নিয়ে এবং 27শে জানুয়ারি আমাদের আগরতলাতে হবে খোয়াই জেলা এবং পশ্চিম জেলা মিলিয়ে আগরতলাতে। সেখান থেকে যারা বিজয়ীরা হবেন তারা ফেব্রুয়ারি মাসে 8 তারিখে আগরতলাতে সেন্ট্রাল কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে মেইন ফাইনাল আমরা বলবো কম্পিটিশন হবে এবং সারা রাজ্য থেকে যারা বিজয়ী হবে তাদেরকে নিয়ে 9টা গ্রুপ 8 তারিখ আগরতলাতে ফাইনাল কুইজ কম্পিটিশন মেগা কুইজ কম্পিটিশন সেখানে অনুষ্ঠিত হবে। আমরা তাতে অ্যাট্রাকটিভ লুক্রেটিভ প্রাইজ দেব, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, ট্যাব, টিভি, স্মার্টফোন, স্মার্ট টিভি এই ধরনের জিনিস আমরা তাদেরকে টু এনকারেজ देम ফার্দার এই জিনিসগুলো আমরা তাদেরকে প্রদান করব। राज्य में हर साल लगभग 750 दुर्घटनाओं में मरने वालों की औसत संख्या 250 है। इस मुद्दे को नियंत्रण में लाने के लिए एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अलावा त्रिपुरा को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष रूप से कॉलेज स्तर के छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। खाद्य एवं परिवहन विभाग द्वारा आयोजित इस वृहद कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग एवं राज्य पुलिस विभाग भी हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा इरेगुलर एम्प्लॉयज फोरम की पहल पर राज्य के 30,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग सहित कुल 4 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार अगरतला पैराडाइज चौमुनी में 3 घंटे का धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनियमित कर्मचारी मंच ने शिकायत जताई है कि राज्य सरकार लंबे समय से राज्य स्वास्थ्य एवं कार्य विभाग और शिक्षा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में स्थायी पदों को भरने वाले कर्मचारियों को दैनिक उपस्थिति के आधार पर विभिन्न सुविधाओं से वंचित रख रही है। 1. अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण। 2. नियमितीकरण के अधीन समान वेतन। 3. 30 जुलाई 2018 को योजना रद्द होने के साथ। 4. सेवानिवृत्त अनियमित कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का अनुदान। इन 4 सूत्री मांगों के समर्थन में त्रिपुरा अनियमित कर्मचारी मंच की ओर से सामूहिक धरना प्रदर्शन भी किया गया। এই গণ অবস্থানের মূল দাবি হলো সমস্ত ধরনের অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য নিয়মিতকরণ স্কিম চালু করতে হবে। 30 জুলাই 2018 রাজ্য অর্থ দপ্তর যে স্কিম বাতিল করে সার্কুলার জারি করেছিল তা প্রত্যাহার করতে হবে। অনিয়মিত কর্মচারীদের মধ্যে যারা অবসরে গেছেন তাদেরকে এককালীন 60,000 টাকা, এককালীন 10 লক্ষ টাকা দিতে হবে। এই দাবিগুলোর সমর্থনে আমরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ আজকে গণধারণা করছি। आशा है कि राज्य सरकार प्रदेश के 30,000 अनियमित कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के हित में नियमितीकरण की नई योजना लाएगी और 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण में सकारात्मक भूमिका निभाएगी। अनियमित कर्मचारी मंच की ओर से वकील पुरुषोत्तम राय बर्मन ने कहा कि अगर अनियमित कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में उनकी आजीविका के खतरे के बारे में सोचते हुए आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कर्मचारी मंच আজকে গণধারণা করছি। আমরা আশা করব রাজ্য সরকার এই রাজ্যের 30,000 অনিয়মিত কর্মচারী এবং তাদের পরিবার পরিজনদের স্বার্থে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের জন্য অবিলম্বে স্কিম চালু করবেন এবং যারা 10 বছর ধরে কাজ করছেন তাদেরকে নিয়মিতকরণ করবেন এবং সার্কুলার বাতিল করবেন। এই নিয়ে আমাদের আন্দোলন দাবি। আজকে আমরা পথে নামলাম। আমরা আশা করব রাজ্য সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, রাজ্য সরকার ইতিবাচক সাড়া দেবেন, না হলে আগামী দিনে অনিয়মিত কর্মচারীরা তাদের জীবন জীবিকার স্বার্থে, তাদের সংসার বাঁচাতে, তাদের পেট বাঁচাতে তারা আরও জোরদার লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হবে। एडवोकेट पुरुषोत्तम राय बर्मन ने यह भी उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार अनियमित कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील होगी और उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए उनके मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 2 दिनों में गिरे 26 विकेट्स यानी सिडनी टेस्ट में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। शनिवार को मैच के दूसरे दिन भारत दूसरी पारी की समाप्ति पर 145 रनों से आगे है। 4 विकेट अभी भी हाथों में है। सिडनी टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म हो चुका है।
शनिवार को मैच के 15 विकेट गिरे। पहली पारी में 4 रन से आगे खेलते हुए भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 141 रन बना लिए हैं, यानी टीम इंडिया 145 रनों से आगे चल रही है। इस दिन भारत के लिए ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। क्रीज पर रविंद्र जडेजा 8 रन और वाशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद है। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलन ने 42 रन देकर 4 विकेट लिए। उस दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 रन पर खत्म हुई थी। टीम के लिए ब्यू वेबस्टर ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए। पहली पारी में 4 रनों की बढ़त के बाद भारत दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरा। पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को जोरदार शॉट लगाकर 4 चौकों की मदद से 16 रन बनाए। जिस तरह से उन्होंने आक्रमण मोड में खेलना शुरू किया, उससे लग रहा था कि टीम इंडिया ओपनिंग जोड़ी में बड़ा स्कोर बनाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्कॉट बोलन ने लोकेश राहुल को 13 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय खेमे का पहला झटका दिया। इससे पहले के स्कोरबोर्ड में 6 रन जुड़ते यशस्वी जायसवाल बोलन की गेंद पर 22 रन बनाकर वापस लौट गए। चौथे नंबर पर खेलते हुए विराट कोहली बोलन की गेंद पर पंच करते हुए स्टीव स्मिथ के हाथों लपके गए। उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए। शुभमन गिल एक बार फिर बल्ले से फेल रहे। ब्यू वेबस्टर ने उन्हें 13 रन पर लौटा दिया। ऋषभ पंत अकेले ही क्रीज पर लड़ते रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के आक्रमण का बहादुरी से सामना किया और उन्होंने टी20 मोड में बल्लेबाजी करते हुए महज 29 गेंदों में 6 चौकों और 3 बड़े छक्कों की मदद से अपना 15वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जरूरत से ज्यादा आक्रमण मोड में बल्लेबाजी करते हुए वे अपने लिए खतरा लेकर आए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की गेंद को पंच करने के दौरान विकेट कीपर एलेक्स कैर द्वारा कैच किए जाने के बाद वे ड्रेसिंग रूम में लौट गए। आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने 33 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली। यंग ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी आज फिर फेल हो गए। नीतीश रेड्डी 20 गेंदों पर 5 रन बनाकर कमिंस का शिकार होकर सज घर वापस लौट गए। दिन के अंत तक टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 141 रन बना लिए हैं। मैच का तीसरा दिन रविवार को खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও। আমরা জানি কোনটা খবর।